आप लोगों को क्लास 9 हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 मानव एक संसाधन है। और इंग्लिश में यदि बोलिएगा तो पीपुल एज ए रिसोर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, एक वाक्य में उत्तर दें, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले इन सभी क्वेश्चन को आज एक एक करके देखेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा हम लोग चैप्टर के मुख्य पार्ट का डिफिनेशन देखेंगे, जो आप बुक पढ़ते होंगे और बुक पढ़ने में आपको क्या होगा, समझने में सुविधा होंगे। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पाठ की मुख्य शब्द को देख लेते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए निवेश है। क्या है? निवेश। भविष्य के लिए एकत्रित अपने जमा की गई पूंजी को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। आप किसी चीज में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमको कुछ मुनाफा होगा। तो इकोनॉमिक में क्या होता है, यानी आपका अर्थशास्त्र में क्या होता है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ ना कुछ आपको उसमें फायदा के चलते इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बेकार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इन्वेस्ट मतलब अपने भविष्य के लिए अपना एकत्रित यानी जमा की गई पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको निवेश कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भौतिक पूंजी किसे कहता है, यानी कैपिटल, आपका फिजिकल कैपिटल। यह उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। तो भौतिक पूंजी में आपका दो चीज आता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। यदि आप देखिएगा भौतिक पूंजी में, जैसे कि आप क्या बोले यहाँ पे, यह उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? मशीनरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीनरी चाहिए, ठीक है। आपको टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये सारा चीज जो आप लोग यूज करते हैं, ये सब आपको क्या होता है? भौतिक पूंजी में आता है। अब फिक्स में ये सारा चीज होता है। वर्किंग में आपको क्या चाहिए? अब मान चलिए आप कोई फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, तो फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? आपको कच्चा माल चाहिए, आपको मनी भी चाहिए। तो कच्चा माल हो गया, मनी हो गया, ये सब आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मानवीय पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। ये आगे चल के हम लोग एक चैप्टर ही इसका डिस्कस करने वाले हैं। ये उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो सक्रिय साधन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? देखिए, इसमें मनुष्य पूंजी में क्या होता है, मनुष्य का नॉलेज आता है कि उसके पास स्किल है कि नहीं है, ठीक है। स्किल हो गया, और टैलेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, एबिलिटी हो गया, ये सारा चीज आपका क्या होता है? मनुष्य के पूंजी में आता है। आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। यह मनुष्य की आबादी को कहा जाता है। जनसंख्या किसे कहते हैं? यह मनुष्य की आबादी को ही शो करता है, तो उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए, जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखिए, जनाधिक्य का मतलब ये क्या मतलब कहते हैं किसे? जब अभी देख रहे हैं आप लोग जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विस्फोट हो रहा है। तो लगातार ये जनसंख्या जो बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मेरा साक्षर यानी लिटरेट। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो, उसे साक्षर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हिंदी मतलब जानता है और हिंदी पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, उसके साथ साथ लिख भी रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका साक्षर कहलाएगा। अब उर्दू किसी को आता है, उर्दू पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दीर्घकालिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लंबे समय में किए गए विकास कार्य को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक विकास कहते हैं। ये लंबे समय के लिए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाया गया है। और जनगणना तो आप लोग जानवे करते हैं, होते रहता है, प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2021 में होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं अनुवर्गीकरण यानी स्टेरलाइजेशन। यहाँ पे देखिए क्या है कि शल्य चिकित्सा द्वारा प्रजनन कार्य को रोकना अनुवर्णीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि चिकित्सा द्वारा क्या होता है? प्रजनन कार्य को रोकना, उसे क्या कहते हैं? अनुवर्गीकरण कहलाता है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु जो हो जाती है, 1 साल से कम में जो मृत्यु होता है, वो शिशु मृत्यु की गिनती में गिना जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट हो गया जन्म दर। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के सापेक्ष जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से क्या कहते हैं? उसे जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया मृत्यु दर। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के सापेक्ष मरने वाले संख्याओं का क्या कहते हैं? उसे मृत्यु दर। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर का कभी कभी डिफिनेशन पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। यह एक शिक्षा अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये 2010 में लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान दी जाएगी इस शिक्षा के तहत, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये 2010 में लागू किया गया था। ये था कुछ डिफिनेशन। अब चलते हैं जो हमारे पाठ के मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया रहेगा सही उत्तर के संकेत दिया रहेगा आपका क, ख, ग, घ। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसका आपको सही जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या क्या है? भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें सभी। मनुष्य का जो मूलभूत इकाई है, उसको भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, शिक्षा भी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? घ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, उसके बाद है अकुशलता, प्रबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गो। ऑप्शन गो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकुशलता। क्या होगा? मनुष्य पूंजी नहीं कहलाता है, क्योंकि कैपिटल पूंजी में स्वास्थ्य भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है, प्रबंध भी आता है, लेकिन अकुशलता नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया गया? मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या अनावश्यक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 का को इज द राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो क्या है? आपके पास ऑप्शन है 75.9%, 74.04%, 54.2% और 64.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खो। ऑप्शन खो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्नलिखित या निम्नांकित में से क्या है? 65.4 वर्ष या 60.3 वर्ष, 69.89 वर्ष या 55.9 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन गो इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 69.89 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा को, यानी पटना क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपके पास यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण से घरेलू उत्पादन जीडीपी में होता है, ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? जीडीपी में डैश होता है, यहाँ पे आपका डैश भरा हुआ है, इस जगह आपको भरना है। तो इस जगह का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आपको भरना है। क्या करना है? भरना है। ये वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरिएगा आप लोग? वृद्धि। तो मानव पूंजी निर्माण से घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। अब है कि संसाधन उत्पादन का अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको भरना है डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका होगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव। आई होप ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा? आपका मानव भराएगा। मानवीय संसाधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य है? शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पे क्या भरिएगा आप लोग? शिक्षा भरिएगा, ठीक है, शिक्षा अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन चले आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ थी, तो यहाँ पे कितना करोड़ थी? 121 करोड़ है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य डैश है, यहाँ पे डैश भरा था, तो डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम साक्षर वाला राज्य क्या था आपका, यहाँ पे भरिएगा आप लोग बिहार, क्या भरिएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर दर है, तो साक्षर दर जो आपको भरना है डैश यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको डैश भरना है, कितना दर था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 47, आप लोग को मारना है 47.53%, ठीक है, 47.53%। आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक उत्तर में, एक वाक्य में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन उत्पादन का क्रिया का वह प्रमुख अंग अथवा स्रोत तथा मानवीय पूंजी है। मानव संसाधन क्या है आपका, एक उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग है, क्या है, प्रमुख अंग है, या क्या है आपका, अथवा स्रोत तथा मानवीय पूंजी है। जैसे कि आप मानव संसाधन में आपको समझा चुके हैं कि इसमें ज्ञान आ जाता है, टैलेंट आ जाता है, नॉलेज वॉलेज हो गया, ये सारा स्किल हो गया, ये सारा आपका मानव संसाधन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मानव संसाधन में हमें निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, मानव संसाधन को अभियंता यानी इंजीनियर हो गया, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित करने के लिए हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश का मतलब यहाँ क्या हुआ, पैसा को खर्च करना। क्या इंजीनियर ऐसे बन जाता है? उसमें भी आपको पैसा खर्चा होता है, इसके पढ़ने में पैसा लगते हैं। क्या डॉक्टर ऐसे बन जाता है? नहीं, डॉक्टर बनने में बहुत सारे पैसा खर्च होते हैं, वो भी पढ़ते हैं। शिक्षक क्या ऐसे बन जाते हैं? उस शिक्षक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, उसमें भी पैसा खर्चा होते हैं। वकील बनने के लिए उसमें भी पढ़ते हैं, उसमें भी पैसा खर्चा होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे निवेश करने की आवश्यकता पड़ता है, तभी जाकर आप बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। बहुत सारा अपना अपना इसमें क्या होता है, इच्छा होता है, जिसको जो चीज में जाना होता है वो उसी चीज का पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है। देखिए, साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है। साक्षरता के माध्यम से लोग किसी भाषा अथवा परिच्छेद को पढ़ना, लिखना व समझना जानते हैं, ठीक है। ये साक्षरता के अनुसार से क्या कर सकते हैं, किसी भाषा को आप लिख सकते हैं, किसी भाषा के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। लेकिन जबकि शिक्षा द्वारा लोगों किसी भाषा अथवा परिच्छेद को पढ़ने, लिखने व समझाने के अलावा उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, है ना। वो तो हुआ उसको क्या कर सकते हैं, और विश्लेषण भी कर सकते हैं। आई होप ये सब पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक व मानव पूंजी को दो अंतर बताएं। भौतिक पूंजी, देखिए, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला है, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन यानी पैसिव रिसोर्स है। आपको बता ही चुके, एक फिक्स होता है, जो मशीनरी आता है आपका, टूल्स आ जाता है, खुरपी, कचिया, ट्रैक्टर उक्टर सब जितना चीज आता है वो सारा चीज आपका में आ जाता है। उसी तरह मानव पूंजी में आपका क्या होता है, एक्टिव रिसोर्स होता है। एक्टिव मतलब आपका स्किल कितना, नॉलेज कितना है, ठीक है। भौतिक है ना, भौतिक पूंजी, भौतिक जीव यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो भौतिक होगा आपका भौतिक पूंजी होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। भौतिक यहाँ पे पूंजी छूट गया, तो आप पूंजी यहाँ पे लिख लीजिएगा। भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। ये जो भौतिक पूंजी है उसके ऑनर से अलग किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी को इसको स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। क्या आपके पास नॉलेज या स्किल है, क्या आपसे कोई अलग कर सकता है? इसको कोई नहीं अलग कर सकता है। आपके पास यदि नॉलेज है, टैलेंट है, उस चीज को कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन आपका जो भौतिक पूंजी है वो ऑनर के द्वारा आपको अलग किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, दूसरे स्थान पे है। अभी काउंटिंग नहीं हुआ, काउंटिंग हुआ तो हो सकता है भारत पहले स्थान पर जाए। अभी पहला स्थान पे कौन है, चीन है। पहले स्थान पे कौन है आपका, चीन है, और दूसरे स्थान पे आपका कौन है, भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जन्म दर क्या है। देखिए, जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मृत्यु दर क्या है। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति हजार में मरने वालों की जनसंख्या
मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो आपको जवाब देना है, तो उत्तर आपका यहाँ से है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटर मारने में थोड़ा इधर उधर हो गया। तो साक्षर यहाँ पे देखिए, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपनी भाषा में पढ़ लिख और समझ सके, वही क्या कहलाता है? साक्षर व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 9। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? जो शिक्षा बच्चों को प्रारंभ में दी जाती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है 6 से 11 वर्ष के वायु वर्ग की शिक्षा। 1 से 5 तक की शिक्षा को प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। 1 से मतलब 6 से 11 वर्ष के बच्चों में ये दिया जाता है। ये 1 से 5 तक के शिक्षा को क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेशेवर शिक्षा क्या है? पेशेवर शिक्षा ज्ञान का वह व्यक्ति है ना व्यवस्थित रूप है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति शिक्षक, डॉक्टर, वकील जैसे पेशा को अपना सकता है। इसको क्या कहते हैं? पेशेवर शिक्षा कहते हैं। आप पढ़ लिख के कुछ तो कीजिएगा ना, कोई शिक्षक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, ऐसे शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? पेशेवर शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुछ फुल फॉर्म है। पहला नंबर में आपका दिया है जीडीपी दिया हुआ है। दूसरा में आपको दिया हुआ है यू, यहाँ पे जीसी हो जाएगा। तीसरा में आपका हो जाएगा, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर में आपका है एनसीईआरटी है, और चौथा नंबर में आपका एससीईआरटी है, और पांचवा नंबर आपका क्या? आईसीएमआर है। ये सभी का क्या लिखना है आपको? संक्षिप्त रूप का पूरा रूप देना है। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको फुल फॉर्म में देना है। पहला है आपका जीडीपी। जीडीपी को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी फुल फॉर्म। इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्चर या रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। तो एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया काउंसिल, ई से हो गया एजुकेशन, आर से हो गया रिसर्च एंड टी से हो गया ट्रेनिंग। हिंदी में यदि आप याद रखिएगा तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है एससीईआरटी, एस से हो गया स्टेट, सी से हो गया यहाँ पे काउंसिल, और यहाँ पे हो गया ई से एजुकेशन, आर से हो गया रिसर्च एंड टी से हो गया ट्रेनिंग। सिर्फ अंतर आपका एन का है, एन से हो गया नेशनल, एस से हो गया स्टेट, आपको बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको 20 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित कीजिए, करें। सामान्य व्यक्ति क्या कहलाता है? मानव कहलाता है। एक जो साधारण व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। जबकि पर्याप्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो कौशल और योग्यता से पूर्ण हो उसे मानव संसाधन कहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कोई तरह की योग्यता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम मानव कहते हैं। जब उसी मानव में क्या होता है? शिक्षा हो जाता है, शिक्षित हो जाते हैं, या कौशल हो जाता है, या किसी चीज को करने की योग्यता उसके पास होता है, तो वैसे मानव को हम लोग क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ता है? ठीक है, तो मानव संसाधन अपने कौशल तथा अपनी योग्यता के उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाता है। ये सिंपल क्वेश्चन, कैसे बढ़ाता है? तो अपनी योग्यता को है ना उपयोग करके क्या करता है? अपनी बढ़ा देता है संसाधन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? किसी भी देश के मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत है, एक हो गया आपका शिक्षा और दूसरा हो गया प्रशिक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? तो देखिए, देश की मानवीय पूंजी में वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना जरूरी है, ठीक है। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? तो देश की मानवीय पूंजी में वृद्धि करने के लिए, सिंपल सा बात है, मानवीय पूंजी को वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि प्रशिक्षण देकर उसे कुशल बनाया जाता है। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे 6 देखते हैं, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले का नाम बताना है। तो 5 जिला आपका हो गया, एक पटना हो गया बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर हो गया आपका पूर्वी चंपारण, फिर हो गया मुजफ्फरपुर हो गया, और मधुबनी हो गया, और पांचवा हो गया आपका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले का नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर शेखपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेखपुर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, और अरवल हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा लखीसराय, और पांचवा आपका है जहानाबाद। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण लिखें। देखिए, बिहार देश सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके 2 मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला हो गया गरीबी। एक तो बिहार में गरीबी के कारण क्या है कि साक्षर दर बहुत कम है, क्योंकि गरीब होने के कारण वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो बिहार के लोग बच्चों को कम उम्र में ही स्कूल भेजने की बजाय किसी नौकरी या पेशा में लगा देते हैं, ताकि वह परिवार की आय बढ़ा सके। दूसरा है कि बिहार में जागरूकता का कमी है। जागरूकता कमी क्यों होता है? जब वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो जागरूकता का कमी का मतलब वो बिहार में बहुत कम शिक्षित है, लेकिन अब बिहार भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण यहाँ कम लोग साक्षर है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 100 शब्दों में देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन क्या है, और मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो समझिए, मानव संसाधन का अर्थ क्या है? देश की कार्यशील जनसंख्या के है ना कौशल और योग्यताएं बनाना। जबकि व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तो वे मानव संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, अर्थात जब किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किए जाते हैं, तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है और वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह मानव पूंजी कहलाता है। आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। मानव पूंजी समझ में आ गए और मानव संसाधन समझ में आ गए। अब यहाँ पे है, इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए कुछ निम्नलिखित तथ्य की आवश्यकता होती है। पहला है यहाँ पे भोजन। पहला क्या है? भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए। तो पौष्टिक भोजन से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने संसाधन को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि वस्त्र। मौसम के अनुसार वस्त्र की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अब वस्त्र नहीं रहेगा, ठंडी मौसम आ गया, ठंडी से कांप रहा है, तो ये चीज होना बहुत जरूरी होता है। वस्त्र भी बहुत डिपेंड करता है मौसम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे आवास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? आवास है। अच्छे आवास में रहकर ही तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर सकता है। तो आवास का होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं शिक्षा। नेक्स्ट क्या है मेरा? शिक्षा है। तो मानव संसाधन का मूल अधिकार क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित हो सकता है। यदि शिक्षा नहीं दिया जाए तो मानव संसाधन मानव पूंजी में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा क्या है? मेन मुद्दा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी चाहिए, मतलब शिक्षा के लिए एक स्वास्थ्य रहना भी बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उसका जो दिमाग होता है बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाता है, पढ़ने में उसको अच्छे तरीके से मन लगते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य रहना भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे। इसीलिए स्वास्थ्य भी ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण। क्या देखेंगे? प्रशिक्षण। तो शिक्षा के द्वारा केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः इस विशेष ज्ञान के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य तथ्य है। तो देखिए, हम लोग बुक पढ़ के क्या कर सकते हैं? ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं किताबी, लेकिन इसके अलावे हम लोग को कौशलता के साथ साथ जुड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है? इसके लिए तालिका द्वारा स्पष्ट करना। तालिका मतलब एक टेबल बना के आपको लिखना है, क्या मानवीय पूंजी
भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका भौतिक पूंजी है और इधर आपका दिया हुआ है मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी उत्पादन का क्या है? निष्क्रिय साधन है। ये बात हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है, ये भी बात समझा चुके हैं। इसमें क्या होता है? आपका मशीन उशीन होता है जो कि फिक्स्ड आपका कैपिटल होता है, टूल्स वूल्स हो गया, जबकि इसमें आपका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, स्किल होता है। ठीक है। भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, लेकिन आपके नॉलेज को आपके पूंजी से आपको अलग नहीं किया जा सकता है, और आपका नॉलेज टैलेंट कभी बंटवारा नहीं होता है। तो भौतिक पूंजी है ना, मूर्त यानी टेंजिबल होती है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। भौतिक पूंजी क्या होता है? मूर्त होता है, टेंजिबल होता है, जिसको हम लोग बाजार में ले जा सकते हैं, उसे घर ले जा सकते हैं, जैसे मशीन तशीन हो गया, टूल हो गया। लेकिन मानवीय पूंजी क्या होता है? अमूर्त होता है, इनटेंजिबल होते हैं, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। आपका ज्ञान बाजार में नहीं बिक सकता है। ठीक है। आपका स्किल कोई नहीं खरीद सकता है। ठीक है। केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर के जो नॉलेज है, स्किल नहीं बेच सकते हैं। लेकिन उसकी सेवा, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार की सेवा दे रहे हैं। कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो उसका सेवा दे रहा है, वो अपनी सेवा को बेच रहे हैं, ना कि आपके टैलेंट को बेच रहे हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील या गतिशील होती है। भौतिक पूंजी क्या होता है कि ये पूर्णतः क्या होता है? गतिशील होते हैं, जबकि मानवीय पूंजी गतिशील नहीं होती है। ये राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होते हैं। भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास होती है। मशीन क्या होता है? चलते चलते खराब हो जाती है। ठीक है। लेकिन मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ साथ ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है। अब देखिए कि भौतिक पूंजी इसके स्वामी को, ये नहीं हुआ, मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है। तो देखिए, आपका जो भौतिक पूंजी हुआ, कौन सा पूंजी हुआ? आपका भौतिक पूंजी हुआ। ये क्या हो सकता है कि निजी लाभ से हो सकता है, इसके निजी लाभ होता है। जबकि यहाँ पे समझिए कि जो निजी लाभ होता है, इसका छठा नंबर होगा कि जो निजी लाभ होता है, साथ ही साथ क्या होता है? आपका सामाजिक लाभ भी होता है। देखिए, मानव पूंजी से क्या होता है? एक यहाँ पे पॉइंट छूटा हुआ है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मानव पूंजी निजी लाभ होता है, साथ ही साथ क्या होता है? इसमें सामाजिक लाभ भी होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। और इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ था कि क्या मानवीय पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? तो हाँ, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ होगा। मानवीय पूंजी भौतिक पूंजी से निश्चय ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भौतिक पूंजी का है ना स्रोत मानव पूंजी है, मानव पूंजी ही है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दें। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं कि भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी अथवा मानवीय संसाधन का विकास करना है, ताकि दीर्घ काल में आर्थिक सुविधाओं है ना सुधारों को सफल बनाया जा सके। देखिए, भारत में विकास योजना के अंतिम उद्देश्य क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय संसाधनों को विकास करना है, ताकि ये लंबे समय तक क्या हो सके? सुधार में सफल हो सके। देश में है ना गत कुछ वर्षों में मानवीय संसाधनों विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता है ना जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकांकों और साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय संसाधनों के विकास में प्रगति हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु में वृद्धि हुई है और साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अभी भारत में साक्षरता दर, लिटरेसी दर बढ़ रहा है, और जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु रेट में कमी हुई, क्योंकि जब आप जैसे कि आप शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने के साथ साथ आप ज्यादा शिक्षित होते हैं, तो शिशु का मृत्यु दर, तो एक तो आप यदि मेडिकल का सुविधा है तो शिशु मृत्यु दर कम भी हो सकता है, डेथ रेट घट सकता है। ठीक, आप शिक्षित होते हैं तो आप चाहते हैं कि कम आपका
फैमिली हो, ये भी आप चाहते हैं ताकि आपका बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। एवं 1993 1904 के मूल्यांकों के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। आंकड़े इस बात का सूचक है कि देश में मानवीय संसाधनों के विकास में सराहनीय प्रगति है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। मानवीय संसाधन के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें। इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर यहीं से है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मानवीय संसाधन के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला, शिक्षा मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में वृद्धि पाता है और मानवीय संसाधन से ही देश विकास की ओर बढ़ता है। मानव संसाधन नहीं होगा या शिक्षित नहीं होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन बहुत जरूरी होता है और शिक्षा उसे बल प्रदान करती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्वस्थ। स्वस्थ देखिए, स्वस्थ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो स्वस्थ है और पहला पॉइंट आपका शिक्षा था। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कहावत आप लोग सुने ही होंगे। अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। यदि आप स्वस्थ हैं, सबसे बड़का पूंजी तो स्वस्थ है, इसीलिए स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः स्वस्थ पर वह मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे हो जाएगा आवास। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्पेस होगा तो आप इसे यहाँ समझ जाइएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आवास, क्योंकि ये आवास दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो मनुष्य की तीसरी अनिवार्य आवश्यकता आवास की है। आवास के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख सकते हैं। आवास के बिना स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्रभावित हो सकता है। यदि आपका आवास अच्छा है तो आप अच्छे तरीके स्वस्थ भी रह सकते हैं और शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका आवाज सही नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आपको क्या होता है, डिस्टर्ब तो होते हैं, स्वास्थ्य में भी डिस्टर्ब रहते हैं और आपके पढ़ाई में भी डिस्टर्ब रहते हैं जब ये मौसम चेंज होता है। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1997-2002 के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। इस नीति के तत्कालीन और मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों उद्देश्य है। ठीक है, आई होप यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट तत्कालीन उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, तत्कालीन उद्देश्य। तो तत्कालीन उद्देश्य क्या था, तो तत्कालीन उद्देश्य के अंतर्गत गर्भ निरोधक की आपूर्ति, तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत पूर्ण जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य सेवकों तथा समान्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य था। किसके तहत, ये तत्कालीन के तहत था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन उद्देश्य। ठीक है, मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत कुल प्रजनन दर 2010 तक का प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य। इसके अंतर्गत जनसंख्या को 2045 तक उस स्तर पर स्थिर बनाने की उद्देश्य है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों के अनुरूप में हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे मेरा लोगो बना होगा, यहाँ पे चैनल लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक यहीं पे मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।